नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तेलंगाना से बहुत बड़ी खबर यहां पर कहा जा रहा है, भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस हो सकता है बीजेपी से हाथ मिला सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको पूरी खबर सुननी होगी और बता देते हैं कैसे केसीआर की फजीहत हुई, कैसे तेलंगाना में बीआरएस की सबसे बड़ी फजीहत लेकिन वापस बीजेपी से हाथ मिलाना चाहती है। आखिर क्यों चंद्रशेखर को कहा जाता है कि वैसाखी पर चल सकते हैं। सत्ता गई, पार्टी गई और देखिए अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बेटी के जेल में होने से टेंशन ज्यादा सता रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की बेटी सीबीआई मामले में अरेस्टेड है दर्शकों, के कविता, और ये शराब घोटाले में अरेस्टेड हैं। तो क्या परिवार कल्याण के लिए, क्या पार्टी कल्याण के लिए एकमात्र सहारा बीजेपी है? आपको बता दें पिछले हफ्ते के चंद्रशेखर के बेटे यानी केटी रामा राव आए थे दिल्ली में कहा जा रहा है बड़े बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है इस बाबत कि पार्टी के लिए आगे क्या किया जाए। दर्शकों, समीकरण के हिसाब से चंद्रशेखर को ना बीजेपी से दोस्ती करनी चाहिए ना कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी से दोस्ती करनी मुनासिब होगी। कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी विधायकों को तोड़ रही है। आपने यहां पर देखा होगा केटी रामाराव लगातार बयान दे रहे हैं और सुनिए जरा वो किस तरीके से बयानबाजी करके ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का काम है यहां पर नेताओं का खरीद फरोख्त। मेरी आरोप एमएलए की खरीदारी के बारे में नहीं, हमारी आरोप यह है जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान के संरक्षक मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं जब उनके एमएलए कोई बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में, कहीं और अन्य जगह, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को विक्टिम बता के कोर्टों में भागती है, आज वही कांग्रेस पार्टी वही चीज कर रही है जो भाजपा करती है उनके साथ। तो इसलिए मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं और खारगे जी से पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को आज आपने एक लाइसेंस दे दिया कि बीआरएस के अगर 38 एमएलए हैं उनमें से आज उन्होंने 6-7 लोगों को ले लिया। तो मैं कांग्रेस के लीडरशिप जो है एआईसीसी के, उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ होता है तो नाइंसाफी है, दूसरों के साथ अगर आप सेम बर्ताव करते हो तो इंसाफ कैसे हो जाता है? दूसरी बात भी मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ये दावा करते हैं कि एक एमएलए को आज भाजपा 50 करोड़ देके खरीद रही है कांग्रेस एमएलए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तेलंगाना में एमएलए की क्या रेट है? कांग्रेस क्या रेट देके, क्या दाम देके आज खरीद रही है, ये बता दें। हम इसलिए राहुल जी से और अब हमारे खारगे जी से शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप संविधान को दिखाते हो पार्लियामेंट में और दूसरी तरफ उसी संविधान की बेइज्जती करते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज प्रीच करते हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो। पर हम कांग्रेस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। आज हमारे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के पास, उसको लेके हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, स्पीकर से मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दिल्ली में, हर किसी से मिलेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और हम जानते हैं आज कांग्रेस अपने आप को शायद ताकतवर मानती होगी क्योंकि उनके पास साम दान भेद दंड हर कोई तरीका है उनके पास, पर हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है अगर दिल्ली में हम एक्सपोज करें, पूरे हिंदुस्तान को बताए, जरूर कांग्रेस पार्टी पे भी दबाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी ये जो हरकत कर रही है इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देखो, मैंने एक तस्वीर दिखाया कि संविधान को पकड़ के वहां बहुत कस के बोल रहे थे, गला फाड़ फाड़ के स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में। सिर्फ 2 मिनट के बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर जाते हैं और हमारे एमएलए को शामिल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हो, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती करते हो। इससे बड़ा एक्टिंग ऑस्कर लेवल वाला कौन सा होगा? इससे पहले नाटू को मिला ऑस्कर, अब तो राहुल जी को मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है अगर कोई एक लेजिस्लेचर पार्टी, उसके 2/3 मेंबर अगर डिसाइड करते हैं कि हमारी लेजिस्लेचर पार्टी दूसरे पार्टी में विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। वही हुआ तेलंगाना में। मर्जर में और डिफेक्शन में आपको फर्क समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि पॉलिटिक्स में मर्डर नहीं होते हैं, सुसाइड होते हैं। जो लोग अभी गए सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मैं कहता हूं कि जो पार्टी से चुन के आए हो, अगर हिम्मत है, काबिलियत है तो इस्तीफा दो, फिर चलते हैं इलेक्शन और लोगों के सामने अगर आपकी जो भी काबिलियत है दिखा दो और फिर जीत के वापस आओ। भाई, इस देश में, स्पेशली जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोग किसके साथ है, जनता किसके साथ है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 2-4 एमएलए जाने से, 2-4 एमएलसी जाने से हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने 24 साल में काफी कुछ देखा है। हमारे 10 एमएलए कांग्रेस ने 2004 में भी ली थी, फिर हम लोग
कांग्रेस पे दबाव बना के तेलंगाना तो हासिल कर लिया 14 में 10 साल बाद, तो फिर एक बार कांग्रेस वही प्रयोग कर रही है, फिर एक बार हम उनको सबक सिखाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है 5 साल चले, क्योंकि 420 एश्योरेंस उन्होंने जो दिए वो किसी भी हाल में वो पूरी नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं रेवंत रेड्डी जी से कि आप 5 साल चलाओ, आपको गिराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप ये वहम से बाहर निकलो और गवर्नेंस पे ध्यान दें। 5 साल पहले जब चंद्रबाबू नायडू जी इलेक्शन हार गए थे, काफी लोगों ने कहा कि 70 साल की उम्र के हैं, फिर वैसे कैसे वापस आएंगे, पर आप आज देखिए एनडीए उन पर डिपेंडेंट है, फिर 15 में वापस आ गए सत्ता में। तो पॉलिटिक्स में डोंट काउंट एनीबॉडी आउट। तो आपने सुन लिया होगा, केटी रामाराव कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यही काम है। दर्शकों, आपको बता दें, बीआरएस ने इस बार सत्ता गजब की खो दी। 17 में से 8 सीटें बीजेपी, 8 सीटें कांग्रेस और केवल 1 एआईएमआईएम को। तो असदुद्दीन ओवैसी तो खैर जीतते आ रहे हैं, उनका कोई लेना उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर कमाल किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने यहां कमाल किया है और विधानसभा से ही ये शिकस्त खा रहे थे। दर्शकों, विधानसभा में ही इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन लगा चलिए लोकसभा में बच जाएगा। होता है ना कि विधानसभा में चलिए खराब हुआ, लोकसभा में अच्छा है, तो दिल्ली आ जाइए। दिल्ली में बीजेपी विधानसभा में थोड़ी कमजोर, लोकसभा में देखिए शानदार सुपड़ा साफ कर दिया आपका। तो ये होता है, लेकिन बीआरएस ने तो विधानसभा में भी जमीन खोई और ले भैया लोकसभा में पूरी की पूरी जमीन खो दी। क्या बचा? बेटी जेल में, बेटे ने कुछ कमाल नहीं दिखाया, इसके साथ पिता यानी कि के चंद्रशेखर हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद से उन्हें यह खबरें मिलने लगी पार्टी टूट रही है, पार्टी के नेताओं की खरीद फरोख्त जारी है। दर्शकों, बीआरएस नेता का निधन हो गया, एक नेता का, इनकी सीटें ऐसी ही घट गई, अब मात्र 31 रह गई हैं। और देखिए, इसमें जब विधानसभा में करारी हार मिली थी, उसके बाद पार्टी मंथन करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का एक पाला नाराज है, एक पाला खुश है। एक पाला ये कह रहा है कि बीजेपी का कि अगर परिवार कल्याण करना है, ये गलत संदेश जाएगा, ये आत्मघाती सवाल पैदा करेगा कि आपने बीआरएस में विलय कर लिया, बीआरएस ने बीजेपी में विलय कर लिया और बीजेपी ने उनसे हाथ मिला लिया। बीजेपी की भी फजीहत होगी। लेकिन आपको बता दें, राजनीति में सब कुछ संभव है, पॉलिटिक्स इसी को कहा जाता है। बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, केसीआर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, रामाराव ने कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन हां, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ रामाराव जरूर मुखर हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो रही है और अब केंद्रीय एजेंसियां केसीआर पर शिकंजा कस रही हैं। एक बात मैं और बता दूं, केसीआर पर केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कस रही है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी का कराया धरा है, चाहे शराब घोटाले में शिकंजा या फिर के कविता में। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि यहां पर पूर्व केसीआर नेताओं को गिरफ्तार करा रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमा ठोक रहे हैं। ये दिखा रहा है कि वो बदले की भावना करना चाहते हैं। और बीआरएस के नेताओं का ये कहना है, सरकार बनने के ठीक 1 महीने में ही रेवंत रेड्डी के मॉडल से लोग नाराज हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये वही रेवंत रेड्डी हैं, तेलंगाना के कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग एक बयान इन्होंने दिया था। कहा था पीएम मोदी बड़े भाई हैं और पीएम मोदी से लड़ना थोड़ी है, केवल हमें उनसे हेल्प मांगनी है बड़े भाई की तरह। एकमात्र कांग्रेसी नेता का बयान हुआ था, क्योंकि देखिए लिखा गया था कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने की तारीफ। तो ये कहलाता है कि रेवंत रेड्डी एक देखिए बुद्धिमान है, लेकिन अब केसीआर कह रही है कि उनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन इसी बीच अगर मैं आपको समीकरण बताऊं दर्शकों, बीजेपी से दोस्ती करना केसीआर के लिए सही होगा, लेकिन इसमें बीजेपी के नेता थोड़े नाराज भी हैं, कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये विलय। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि मुलाकात के बाद तस्वीरें सामने आ जाएंगी। केंद्रीय एजेंसियों से ऐसे ही चंद्रशेखर टेंशन में हैं, हॉस्पिटलाइज रहे, बीमार रहे, पार्टी चली गई, सत्ता नहीं बची, पार्टी है लेकिन सत्ता नहीं बची। इसके साथ केसीआर के तमाम नेताओं से आप पूछेंगे तो ये बोलेंगे, ये वही कांग्रेस पार्टी आज जीत कर आई है ना, जो कि तेलंगाना में अपनी जमीन खो दी थी। हम भी नहीं खोएंगे। अगर आज हम 0 सीटों पर हैं तो कल हम उभरेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उभर सकती है तो बीआरएस क्यों नहीं? आपको ज्ञात हो, बीआरएस का नाम पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, उसके बाद भारत राष्ट्र समिति हो गया, क्योंकि तेलंगाना को छोड़कर इनको हर राज्य में अपनी पैठ बनानी थी। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति से हट गया नाम, क्या हो गया? भारत राष्ट्र समिति। और यही वजह है कि केसीआर
केसीआर ने खूब कोशिश की, लेकिन दर्शकों बेटी जेल में ये पार्टी का कोई यहां पर वैचारिक विकल्प नहीं बचा और कांग्रेस हावी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से दोस्ती कर सकती है बीआरएस, और यहां पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कौन? भारतीय जनता पार्टी। यह है पूरा समीकरण, यह है तेलंगाना का हिसाब किताब। और अब इसमें देखने वाली बात यह हो जाती है कि क्या बदल जाएगा सियासी मिजाज बीजेपी का? क्या बीजेपी वेलकम करेगी? क्या चंद्रशेखर झुकेंगे? और झुकना क्यों नहीं, क्योंकि आज पार्टी नहीं बची। जैसे उड़ीसा में हुआ, कैसे किस तरीके से यहां पर उड़ीसा में पूरी सरकार ही पलट गई और देखिए बीजेपी की सरकार बनी है। और यही वजह है कि नवीन पटनायक जैसे दिग्गज नेताओं का बीजेपी ने कभी अपमान नहीं किया। रेवंत रेड्डी की बात करें, रेवंत रेड्डी केसीआर पर शिकंजा कस रहे हैं, ये गलत है। आप अगर सरकार में आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू मुकदमा ठोके, लेकिन इससे ठीक पलट के चंद्रशेखर के बेटे मिल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखिए आपको भी हम खबर आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि बीजेपी के साथ आराम से आ सकते हैं केसीआर और तेलंगाना का सियासी मिजाज बदल जाएगा। अगर दोनों पार्टी एक हो गई तो फिर कांग्रेस का वजूद नहीं बचेगा, ये तमाम यहां जनता का कहना है। लेकिन आपकी क्या राय है? अगर आप भी तेलंगाना से हमें देख रहे हैं तो बताइए क्या चल रहा है वहां का सियासी माहौल। और फिलहाल विधानसभा के बाद लोकसभा में भी जमीर खो चुके चंद्रशेखर अब अपने विकल्पों को सर्च कर रहे हैं। जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।